रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हमने क्या करा था, इस तरह से सेल को लगाया था कि डिप्लेशन लेयर के वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया था, डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो गई थी। यहाँ पर उल्टा प्रोसेस है कि एक हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड था, पी टाइप एन टाइप, उसमें पहले से डिप्लेशन लेयर थी और कुछ ना कुछ ई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था। हम क्या करेंगे, इस बार सेल को इस तरह से लगाएंगे कि सेल का लो पोटेंशियल वाला सिरा पी साइड से कनेक्टेड होगा और दूसरा वाला एन साइड से। एक तरह से इधर लो पोटेंशियल, इधर हाई पोटेंशियल, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिया, एक्सटर्नल फील्ड। तो साफ दिख रहा है कि इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे, नेट डायग्राम बनाएंगे, तो वो ऐसा बनेगा जिसमें डिप्लेशन लेयर के वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत भयंकर, बहुत ज्यादा कर दिया हमने, डिप्लेशन लेयर की विड्थ को काफी ज्यादा बड़ा बनाएंगे। ये है ई नेट, जो कि अब ज्यादा है जितना पहले ई इनसाइड हुआ करता था। और ऐसा होने से अब बाकी बातों के जवाब तुम दे सकते हो। जो डिफ्यूजन करंट था इलेक्ट्रॉन्स का यहां से वहां जाना, वो पहले की तुलना में पहले बहुत कम था, वो तो बिना बायसिंग के, वो तो और कम हो जाएगा। तो एक तरह से बोल सकता हूँ कि आई डिफ्यूजन है ना, वो तो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन डिप्लेशन लेयर का पोर्शन बड़ा हो जाने से वहां ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होने के चांसेस हैं, ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे पर सेकंड, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स इधर से उधर मूव करेंगे, तो जो ड्रिफ्ट करंट था उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं होता है ड्रिफ्ट करंट, जो है ये मिली एम्पियर टाइप का ही रहता है, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर टाइप का, कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि हाँ, नेट करंट कुछ ना कुछ तो फ्लो होगा, और वो नेट करंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिखते चले साथ साथ, ड्रिफ्ट करंट माइनस डिफ्यूजन करंट। पर फिर भी ये नेट करंट जो है ना, ये टेंड्स टू जीरो टाइप का ही होता है। एग्जैक्ट जीरो नहीं बोल रहा हूं, बहुत कम अमाउंट में फ्लो करता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग के कंपैरिजन में बोल रहा हूं कि बहुत कम करंट तो है कुछ ना कुछ। यहीं पर अगर हमको पोटेंशियल बैरियर टाइप का जो ग्राफ बनाते थे, वो साफ दिख रहा है कि अब उसके अंदर इस लाइन की स्लोप ज्यादा आएगी, क्योंकि स्लोप ही इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। ये पोटेंशियल बैरियर जो है एक तरह से ज्यादा हो। एक बार इतना ड्रॉ कर लें, फिर लिखते हैं। और थोड़ा अजीब चैप्टर तो इस वे में तो है कि न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत कम होते हैं, और तुम अगर शीट भी देखोगे, इसकी आज डाल दूंगा शीट में अगर मेरे पास आ गई होगी तो उसमें भी न्यूमेरिकल्स बहुत कम परसेंटेज में। तो 20 सवाल देखेंगे तो एक सवाल में न्यूमेरिकल होगा। थ्योरी पार्ट जो है इसका, उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक तो ऐसे ही रहा है, पूछे गए। जो न्यूमेरिकल बनते हैं इसमें, वो जनरली लॉजिक गेट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, उसमें से बनते हैं। नोट करके इंडिकेट कर देना एक बार। अच्छा, नेट करंट की डायरेक्शन बताओगे? नेट करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन यहां से समझते हैं। एन टाइप से एन टू पी। एन टू पी, हाँ। नेट जो करंट है, ये भी छोटे मोटे एग्जाम जो और होते हैं आईआईटी के अलावा, या और इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है ये वाला इस तरह का कि रिवर्स बायसिंग में नेट करंट कहां से कहां फ्लो होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में कहां से कहां फ्लो होता है।
ये सजेस्ट करूंगा, रटना मत, समझना इन बातों को कम से कम, ताकि आगे के लिए याद रहे। अब जैसे हमने फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ बनाया था अप्लाइड वोल्टेज के साथ फ्लो होने वाले करंट का, उसी तरह से यहाँ पर बनाते हैं अप्लाइड वोल्टेज के साथ फ्लो होने वाले करंट का। मैं फॉरवर्ड वाला ग्राफ याद दिला दूं, तो कुछ ऐसा ग्राफ था, पहले कम करंट, फिर करंट सडनली बढ़ता था, तो फॉरवर्ड बायसिंग का था। रिवर्स बायसिंग के ग्राफ में इसी ग्राफ पेपर पर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया जाएगा इस जगह पर। कोई इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ प्लॉट क्यों कर रहे हैं? सब वो करंट पोटेंशियल डायरेक्शन अपन ने ऑपोजिट है। उल्टा बनाया है, हाँ, सेल उल्टा अप्लाइड लगा दिया। वोल्टेज को उल्टा कर दिया, इसलिए यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज वाली रीडिंग्स लिखी गई। और करंट में यहाँ क्यों लिख रहे हैं? ऑपोजिट Correct. डायरेक्शन में सर अब एंड टू बी जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो इसमें ग्राफ जो है ना, अप्लाइड वोल्टेज हम नेगेटिव साइड में बढ़ाते जा रहे हैं, पर करंट में कोई बहुत खास मात्रा में बढ़ोतरी नहीं होती है। और सडनली हम देखते हैं कि ऐसा ग्राफ किताबों में बनाया जाता है इस तरह का, एक ऐसा वोल्टेज आता है जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। बी ब्रेकडाउन लिखा हुआ, म्यूट हो जाना यार जो अनम्यूटेड है। ये जो पोर्शन है ना, ये तो माइक्रो एम्पियर टाइप का करंट है। एक ऐसा वोल्टेज है जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, या जिसको वी जीनर जीनर वोल्टेज भी कहते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं, जीनर वोल्टेज भी कहते हैं। एक और रिजल्ट अगर हम याद रख लें, वो भी पूछा गया रिजल्ट है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर कि किस तरह से डिफाइन करा था डीवी बाई डी आई की टर्म्स में। डायनेमिक रेजिस्टेंस रिवर्स बायसिंग में, डायनेमिक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में, ये जो रेशियो होता है ये अप्रोक्सीमेटली 4:1 का होता है। 4 नहीं, 10⁴, ये 4 क्या लिख दिया, 10⁴ इतना भयंकर डिफरेंस होता है। रिवर्स बायसिंग में बहुत खतरनाक वाला डायनेमिक रेजिस्टेंस, मतलब करंट बहुत कम फ्लो होगा। फिर बोल रहा हूं, ये रिजल्ट पूछा जा सकता है डायरेक्टली, कम से कम मेंस के एग्जाम में, तो इसलिए इसको बॉक्स में बंद कर लें, यूज में आ सकता है। अब इस ग्राफ में थोड़ी सी अजीब टर्म थी, ब्रेकडाउन। थोड़ी अजीब क्या, अगर ढंग से देखा जाए तो बिल्कुल अजीब बात हुई है यहाँ पर कि हमने अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ा, लेकिन फिर हमने देखा कि एक ऐसा वोल्टेज आया जिससे आगे करंट सडनली इनफाइनाइट टाइप का हो गया, बहुत भयंकर करंट। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज कांस्टेंट हो गया अप्लाइड वोल्टेज उसके अक्रॉस। कोई एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा क्या हुआ होगा कि सडनली करंट बहुत ज्यादा फ्लो हुआ है? सर हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा हो गई होगी अचानक से, क्योंकि हाँ वी हाई और वी लो के मतलब वो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग भी और इनसाइड के। हाँ हाँ, वो ठीक है, उससे क्या हुआ? सर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण सर वोल्टेज एकदम से बढ़ गया। नहीं नहीं, करंट को पकड़ो, करंट को। यहां तक बिल्कुल सही बोला है तुमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत खतरनाक हो चुका है, पर उससे करंट सडनली क्यों बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लो हुआ, इस बात पे जाओ। अंकित बताओ। सर वो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर की ओर बहुत तेज हो गई, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर जाने नहीं लगे। नहीं 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 नहीं, और कोई? सर शायद करंट डेंसिटी बढ़ गई हो। नहीं। सर जैसे कभी एक हम एक लोग एक 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 बच्चा, एक अंशिका से बात कर लेते हैं। अंशिका बताओ क्या कह रही हो? सर आपने कल बताया था वो जो जुओं वाला बताया था कि अगर एकदम से हम लोग जीरो कर देंगे तो अचानक से टर्बुलेंस आ जाएगी तो सब उधर चले जाएंगे इस साइड। मैं समझा नहीं, अंशिका वापस बोलोगी? सर हम लोग रिवर्स में बढ़ा रहे हैं, इन द सेंस उससे कम कर रहे हैं, तो जब वो अगर जीरो हो जाए मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा जो जंक्शन पॉइंट पे लग रही थी, तो एकदम ढंग से देखो हो क्या रहा है। वो तो फॉरवर्ड बायसिंग में जब हम
अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते थे तो हमारा फील्ड और डिप्लेशन लेयर का फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होते थे। वहां वो उसको जैसे ही ओवरकम करता था तो वो गेट खुल जाता था, जिससे बहुत सारे चूहे इधर से उधर आते थे। वो थोड़ी चल रहा है यहाँ तो हम गेट और बंद करते जा रहे हैं। उस वे में सोचो। सर हाँ जी सर, वो इलेक्ट्रॉन्स जो उधर जा चुके हैं वो शायद वापस इधर आने लगते हैं। हट कुछ भी जैनिश। अच्छा मैं हिंट दे सकता हूँ, सर थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में सोचो। बॉन्ड जो बॉन्ड बने हुए हैं जर्मेनियम सर में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो आसपास की एयर भी आयनाइज होने लगती है, वैसा कुछ हो रहा है क्या इधर? नहीं बिल्कुल नहीं। अंदर कौन सी एयर आ गई भाई? सर मतलब शायद सेमीकंडक्टर के मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ आयनाइजेशन हो रहा ना है। ना ना। हाँ मतलब उसको आयनाइजेशन कहो या नहीं कहो, मैं बता ही देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा मात्रा में होने से अंदर जो जर्मेनियम के एटम्स है, करोड़ों अरबों खरबों, उन्होंने बॉन्ड्स बना रखे। बॉन्ड में जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स है उन पर इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। फोर्स लगने से वो बॉन्ड तोड़कर बाहर निकल के आते हैं। सडनली जब हम एक ब्रेकडाउन वोल्टेज से जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं, एकदम से क्या होता है, उस क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे बॉन्ड्स सडनली ब्रेक होते हैं, बहुत सारे। और वो बहुत सारे बॉन्ड्स के ब्रेक होने से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर सडनली जनरेट होते हैं। वो इतने ज्यादा जनरेट होते हैं कि करंट एकदम से अपनी वैल्यू को इनफाइनाइट टाइप का, ऐसे बोलो कि बहुत ज्यादा कर लेता है। ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। इसमें लिखना, मैं लिखवा दूं, हेडिंग लिखो ब्रेकडाउन। हेडिंग लिखना ब्रेकडाउन। ब्रैकेट में लिखना रिवर्स बायसिंग। ये जो ब्रेकडाउन का फिनोमेना है ये कब होता है? जब डायोड रिवर्स बायसिंग कंडीशन में। हेडिंग ब्रेकडाउन, ब्रैकेट में रिवर्स बायसिंग लिखो। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखवाऊंगा। अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाने पर, अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाने पर डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है। बिल्कुल समझते हुए लिखना, पूरी पिक्चर दिमाग में चलनी चाहिए। अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाने पर डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, जिसके कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स पर, जिसके कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इसके कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और वो बॉन्ड तोड़कर बाहर आ जाते हैं, और वो बॉन्ड तोड़कर बाहर आ जाते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है, जिससे कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये बात थी। इसमें एक लाइन चाहो तो लिख लो, ब्रेकडाउन वोल्टेज को ही जीनर वोल्टेज भी कहा जाता है। ये चाहो तो लिख सकते हैं, है ना। अब दो तरह की यहां पर और टर्म्स हैं, और तो नहीं बोलूंगा, दो तरह की टर्म्स है। एक है जीनर ब्रेकडाउन, दूसरा है AVALANCH, एवलांश ब्रेकडाउन। जो उम्मीद है कुछ बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे तो इसका मीनिंग समझते होंगे, जनरल लाइफ में क्या मीनिंग है इसका। ये दो तरह के ब्रेकडाउन में कई बार अंतर पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है। जीनर ब्रेकडाउन तो हमने देख ही लिया, जो मैंने अभी हिंदी में लिखवाया, उसका नाम ब्रेकडाउन बोलो या जीनर ब्रेकडाउन बोलो, एक ही बात है। कोई मुझे बताएगा एवलांश ब्रेकडाउन क्या होता होगा, या ब्रेकडाउन भी छोड़ो, एवलांच का मतलब कोई बताना चाहता हूं? यार ऐसे मत करो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तुम लोग। सर पहाड़ों पे जो तूफान असर आता है उसके बारे में सुना है। और कोई बताएगा? बिल्कुल सही बताया रोहन ने, पर और थोड़ा सा इसके बारे में। जो बर्फ की पहाड़ों पे आइस की जो लेयर रहती है वो एक मतलब कहीं से पतली हो जाती है, वहां से फिसल जाती है बहुत सारी लेयर आइस की, वो एवलांच होता है। हाँ, तो जितने बच्चों ने बोला सबने सही बोला है। एवलांच ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन वर्ड छोड़ते हैं एक बार,
जो बर्फ के पहाड़ होते हैं उसमें ऊपर कहीं से कोई मान लो छोटा मोटा बर्फ का एक चट्टान या कोई टुकड़ा टूट के गिरता है, और जब वो गिरता है ना तो वो गिरते टाइम जिससे टकराता है उन बर्फ के टुकड़ों या चट्टानों को भी गिरा देता है। जैसे एक टुकड़ा गिरा, वो टकराए, 1 से 2 हो गए, फिर 2 जाते नीचे की तरफ, वो 2 से और टकराते 4 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 16 हो गए, 32 हो गए। ऐसे करते, एक ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसे करते 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 बहुत पलक झपकते ही बहुत भयानक टाइप की चट्टाने ऊपर से नीचे गिरती है। इस प्रोसेस को अवलांच बोलते हैं। इसको यहां रिलेट करने की कोशिश करें कि जीना ब्रेकडाउन तो हमने देख ही लिया, अब एवलांच ब्रेकडाउन को बताना चाहता हूँ बहुत आराम से। सर एक बॉन्ड टूटता है, फिर वो उस बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी आती है वो उससे और 2 बॉन्ड टूट जाते हैं, और ऐसा ऐसा बॉन्ड के टूटने से एनर्जी कैसे आती है ये समझाओ पहले तो। नहीं मतलब सर ऐसे ही कुछ होता होगा। नहीं नहीं, और कोई बताना चाहता हूँ। शुरुआत तुमने अच्छी की थी, एक बॉन्ड टूटता है इसमें। और कोई? थोड़ा सा चैप्टर्स को इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो ही मजा है इसमें। ऐसे तो इसमें कितना ही लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, शीट में खूब लिखा हुआ है, कोई रिलेट नहीं कर पा रहा। जबकि मैंने कितना बढ़िया एग्जांपल बता दिया है, 1 से 2 हो गए टकराने से, फिर 2 से 4 हुए। इलेक्ट्रॉन्स के लिए कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, वो दूसरे से टकराता है। बिल्कुल सही, यही है कि इसमें जब जीना ब्रेकडाउन हुआ था उससे मान लो ऐसे एग्जांपल है, एक बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलेरेट होंगे और आगे बढ़ेंगे। एक्सेलेरेट होंगे तो उनके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी आएगी, फिर वो बॉन्ड में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, उनको भी बाहर निकाल देंगे एनर्जी देकर, फिर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा, फिर वो और एक्सेलेरेट होंगे, फिर टकराएंगे आगे जाकर। तो जो नॉर्मल जीना ब्रेकडाउन हुआ था उसी के आगे का प्रोसेस है, वो तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ ये वाला फिनोमिना भी होता है जिससे कि वो ब्रेकडाउन बहुत ही खतरनाक टाइप का हो जाता है और उसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये दोनों नाम लिख लो एक बार, जीना ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन। जीना ब्रेकडाउन मैंने समझा दिया, जो ऊपर लिखा हुआ है हमने। एवलांच ब्रेकडाउन जो है उसको शीट से अपने आप लिख लेना, वहां लिख लो फ्रॉम शीट, और लिखो भी नहीं तो कोई बात नहीं, शीट से पढ़ लेना। शीट में बढ़िया अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा 2-3 लाइंस में। शीट में मोस्ट प्रोबेबली आज डाल दूंगा ग्रुप पे। एवलांच ब्रेकडाउन के वहां लिख लेना फ्रॉम शीट, और वैसे तो याद रहेगा, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक की बात हो गई, आगे बढ़े। हेडिंग लिखो जीना डायोड, हेडिंग लिखना जीना डायोड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही ज्यादा यूजफुल डिवाइस है ये। कोई अलग से डायोड नहीं, नॉर्मल ही डायोड है, पीएन डायोड, बस उसको रिवर्स बायसिंग में हम यूज में ले रहे हैं, नाम उसका जीना डायोड रख दिया होगा। नाम से पता चल रहा है कि जीना ब्रेकडाउन हो चुका है, तभी बात चल रही है। इसमें ब्रैकेट में इसका सर्किट सिंबल बता दूं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। ये इसका सर्किट सिंबल है, क्या होता है देखते हैं। एक बार नाम लिख लो, सर्किट सिंबल बना लो, और इसके बारे में 2-3 बात लिखवाए तो फिर मैं डायग्राम या छोटे से एग्जांपल से इसको समझाऊंगा। स्टार लगा के लिखना। जीना डायोड रिवर्स बायसिंग कंडीशन में काम करता है। जीना डायोड रिवर्स बायसिंग कंडीशन में काम करता है। ठीक है ना, अगले स्टार में लिखो। और ये जब लिखोगे तो उसके बारे में सोचना है ना, और सोचने का मतलब है जो हमने अभी नॉर्मल ब्रेकडाउन पढ़ा था ना, कि वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं, रिवर्स बायसिंग में बढ़ाते जाते हैं, फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ब्रेकडाउन हो जाता है, उस बारे में सोचना लिखना। अगर जीनर डायोड के अक्रॉस, अगर जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज
अगर जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कॉमा जीनर वोल्टेज से ज्यादा अप्लाई किया जाए, जीनर वोल्टेज से ज्यादा अप्लाई किया जाए तो जीनर डायोड से फ्लो होने वाला करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जीनर डायोड से फ्लो होने वाला करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, और ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट बना रहता है। जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट बना रहता है। जी मैंने लाइन लिखवाई ना कि जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट बना रहता है, इस बात को ग्राफ से भी समझ सकते हैं। रिवर्स बायसिंग का ग्राफ ऐसा था, तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा तो है ही नहीं वोल्टेज, हाँ करंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, पर उसके अक्रॉस वोल्टेज इतना का इतना बना रहेगा जीनर वोल्टेज के बराबर। ये इसकी प्रॉपर्टी मान लो। अब इसका क्या यूज है उसको भी मैं एक लाइन में लिखवा देता हूँ, फिर समझाऊंगा डायग्राम बना के। स्टार लगा के लिखना है एक लाइन और। जीनर डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। जीनर डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। कम से कम ये तो उम्मीद कर सकता हूं कि यार ये नाम तो हमने कहीं ना कहीं डेली लाइफ में सुना हुआ है, वोल्टेज स्टेबलाइजर। घरों में होता भी है। एसी के साथ आजकल तो ऐसे आते हैं जिसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजर होता है, लेकिन फिर भी एसी के साथ एक छोटा सा बॉक्स और लगाना पड़ता है ना, जिसको स्टेबलाइजर बोलते हैं। कोई बताएगा सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग, वोल्टेज स्टेबलाइजर का मतलब कि क्या काम करती होगी डिवाइस? सर जो डिवाइस है उसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट कर देती है, क्योंकि कभी कभी घरों में बहुत ज्यादा आ जाता है तो डिवाइस खराब हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही है कि कभी कभी जो घरों पे हमारे वोल्टेज आता है, इन जनरल तो वो 220 वोल्ट पर आता है, लेकिन कभी कभी बाय चांस किसी कारणवश बहुत हाई वोल्टेज की सप्लाई हो जाए, तो जो घर पे हमारी डिवाइसेस लगी हुई है जो कि पर्टिकुलर उसकी लिमिट होती है कि मान लो 220 वोल्ट पर काम करती है, तो उससे ज्यादा अप्लाई करोगे तो उसके खराब होने के चांस होते हैं। तो उन डिवाइसेस को बचाने के लिए हम उस डिवाइसेस के साथ, उन डिवाइस के साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते हैं, जिससे कि उन डिवाइसेस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो फिक्स बना रहता है, चेंज नहीं होने देता वो स्टेबलाइजर। अब एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, देखना। जैसे मान लो मैंने एक सोर्स लिया 1000 वोल्ट का, है ना, साथ साथ चाहो तो लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। सर्किट में मान लो कोई 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ था, यहाँ पर एक हमने जीनर डायोड लगा रखा है, और जब भी जीनर डायोड के न्यूमेरिकल्स आएंगे, शीट में भी 2-3 सवाल हैं इस पर बेस्ड अलग अलग जगह, तो उसके साथ में लिखा होता है VZ। जैसे मान लेते हैं 10 वोल्ट है, जीनर वोल्टेज इस डायोड के लिए 10 वोल्ट है, तो मार्केट से खरीदने जाओगे जीनर डायोड तो उस पर लिखा रहता है, उसकी रेटिंग की तरह मान सकते हो इसको। इसके आगे मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कोई बल्ब मान लो, मैं इस बल्ब को खराब होने से बचाना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जीनर डायोड लगा दिया। मान लेते हैं इस बल्ब के बारे में बता रखा है कि इस बल्ब के अक्रॉस ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज 10 वोल्ट हो सकता है। इस बल्ब का रेजिस्टेंस मान लो गिवन है 10 ओम, मान लेते हैं, ऐसे डाटा लिखा। तो ये मैं तुमसे कुछ सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, तुमको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करना होता है। कुछ बच्चे तो उसको देख के डर जाते हैं कि यार ये डायोड वायोड के सवाल हम नहीं करेंगे, जबकि बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो देखो जीनर डायोड के केस में कि क्या वो रिवर्स बायसिंग कंडीशन में है या नहीं। इसका पी साइड सेल के लो पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ जुड़ा हुआ है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये रिवर्स बायसिंग कंडीशन है। दूसरी बात, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये इसके जीनर वोल्टेज से ज्यादा होगा तो ही ये जीनर डायोड की तरह बिहेव करेगा। तो ये भी दिख रहा है कि हाँ भाई ये जो है इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये इसमें ब्रेकडाउन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट ऐसा मान के चलें कि भाई ब्रेकडाउन हो चुका है इसमें। मान लो मैं 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट मान लो, यहां से जंप करके आएंगे तो यहाँ 1000 वोल्ट। इसके अक्रॉस ब्रेकडाउन होने का मतलब अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीनर वोल्टेज के बराबर फिक्स हो गया बस। तो अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ बताओ कि कितना लिखूं? 10 या -10? 10 या -10? सोच के
10 वोल्ट लिखो या -10 वोल्ट लिखो, ये पूछ रहा हूँ। 10 बताओ 10 10 तीन सर वोटिंग करा लेते हैं, एक बार वोटिंग करा लेते हैं। कितने बच्चों को लगता है कि 10 वोल्ट लिखना चाहिए ऊपर +10? सोच समझ के बोलना भाई, तुक्केबाजी मत चलाना। +10 वोल्ट वाले कितने बच्चे हैं? 10 वोल्ट। अब देखना यहाँ 10 वोल्ट फिक्स हो चुका है, ये फिक्स हो गया क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुका है, ये वोल्टेज फिक्स हो गया। इसका मतलब हमने इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स कर दिया। अब हो क्या है, मान लो करंट की कैलकुलेशन करें एक बार। इस वाले रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट देखना, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय दिस, तो 99 एम्पियर। यहाँ से इसमें जाने वाला करंट निकालूं तो 1 एम्पियर। मतलब ये जो भयानक करंट आया था, इसमें से उधर तो फिक्स अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, बाकी रिमेनिंग करंट ये अपने अंदर से ले जाएगा। अब मान लो मैं इसको और बढ़ा दूं, सपोज मैं इसको 10,000 वोल्ट कर दूं, 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट करूंगा तो वो जो जितना भी करंट यहां से आ रहा होगा ना, वहां तो 1 एम्पियर ही जाएगा इसके कारण, बाकी एक्स्ट्रा सारा करंट ही अपने अंदर से ले लेगा। ये डायग्राम बना सकते हो। तो मिला के सीधे सीधे शब्दों में कहें, जीनर डायोड में अगर ब्रेकडाउन हो चुका है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इतनी सी बात। अब इसमें सर्किट डायग्राम में अलग अलग तरह के सवाल बन जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट वाला डायोड था मैंने पढ़ा दिया। 2 डायोड और है जो मैं बता देता हूँ, बाकी तुम उसकी जो थ्योरी है ना शीट से जरूर लिखना। मैं समझा रहा हूँ कि क्या होते हैं, क्या उसमें होता होगा। फोटो डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड। इनके नाम लिख लें, फोटो डायोड एंड लाइट इमिटिंग डायोड। तो वैसे तो काफी कुछ नाम से पता चलता है, फिर भी कोई बताना चाहता हो अपनी तरफ से कि फोटो डायोड में क्या होता है, ये क्या करता है? ये कोशिश करो यार, ऐसे फिर मजा नहीं है। फोटो का मतलब फोटोन। लाइट पे डिपेंड करता होगा सर, वो उसका कि वो काम करेगा कि नहीं, ब्रेकडाउन होगा कि नहीं। नहीं, पहली बात तो ये बता दूं, ये ब्रेकडाउन से रिलेटेड नहीं है। ब्रेकडाउन तो रिवर्स बायसिंग में होता है, फोटो डायोड को हम फॉरवर्ड बायसिंग में यूज में लेते हैं। और कोई बताना चाहता हो कि नाम से जो कुछ आइडिया लग रहा है? अगर सर लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे, एकदम 100% सही। इसमें क्या होता है, अच्छा इसका फोटो डायोड का जो सर्किट सिंबल होता है ना, वो ऐसा होता है। ये सर्किट सिंबल है इसका। तो इनको याद रखने का अच्छा तरीका है, इनके नाम को पकड़ो, इनके नाम को देखो, फोटो डायोड, यहीं से इनकी थ्योरी बना लो, है ना? कि इन डायोड्स में क्या होता है, इन पर जब लाइट आके गिरती है तो करंट फ्लो करवा देते हैं सर्किट के अंदर। ये मतलब एक तरह से उन फोटोन्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये इनका काम है। बाकी इनके बारे में छोटी मोटी बातें शीट में लिखी हुई है, तो इसमें जरूर नोट करना है साइड में, फ्रॉम शीट, शीट से पढ़ना जरूर इसको। अब कोई मुझे बताएगा कि ऐसा क्या होता होगा कि फोटोन से एनर्जी लेकर करंट फ्लो करवा दिया होगा, एटॉमिक लेवल पे पूछ रहा हूं, चीजों को रिलेट करना सीखें। सर सेमीकंडक्टर के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा कुछ हो रहा होगा। नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ जाते हैं ना, उस सिस्टम से बाहर निकल के आ जाते हैं। अच्छा हाँ। बताओ बताओ बताओ। सर एनर्जी लेके वो कंडक्शन बैंड में चले जा सकते हैं। वो कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? सर जो मेटल में प्रेजेंट है, मतलब मेटल नहीं बोलेंगे,
चलो मैं ही बोल देता हूँ फिर, है ना। आने वाले फोटॉन्स अपनी एनर्जी जो सेमीकंडक्टर के अंदर जर्मेनियम या सिलिकॉन जो भी एक ले लो, मान लो जर्मेनियम टाइप के क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, तो जो बॉन्ड में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्ड बना रखा है, मतलब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन इन फोटोन से एनर्जी लेकर अगर अपने आप को कंडक्शन बैंड में पहुंचा पाता है तो वो पहुंच जाता है। ऐसा होने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं उसके कारण करंट जो है वो जितना पहले फ्लो हो रहा था उसमें सडनली वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है। ये इसकी वर्किंग है। बहुत छोटी सी बात है, आने वाले फोटोन से एनर्जी ली वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ने और अपने आप को कंडक्शन बैंड में पहुंचा लिया, फ्री हो गया वो। अच्छा एक बात और बताएगा कोई कि डेली लाइफ में अगर तुमको एक फोटो डायोड दे दिया जाए, सर्किट बना के दे दी, तो तुम यूज में कैसे लोगे उसको, कहां पर यूज में लेना चाहोगे? सोलर पैनल, सनलाइट में। सोलर पैनल, और उसके अलावा और कहीं? सोलर कुकर, वो सब। अरे सोलर तो सोलर हो गया यार, उसके अलावा पूछ रहा हूँ कुछ और दिमाग चलता हो तुम्हारा इससे रिलेटेड? सर लेजर सिक्योरिटी अलार्म टाइप। हाँ शाबाश, यही सुनना चाह रहा था कि अधिकतर ये सोलर वोलर में यूज में नहीं आते हैं, जनरली ये अलार्म टाइप की चीजों में काम आते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत खुफिया चीज है, बहुत महंगी चीज है, उसको रखवाली करनी है, तो क्या करते हैं उसके आसपास इस तरह के सर्किट लगाते हैं जिसमें ये फोटो डायोड लगे हुए होते हैं और उनसे अलार्म बेल कनेक्ट कर देते हैं। वो अलार्म बेल तभी अलार्म बजता है उसमें जब उसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो सर्किट में, और जैसे कोई भी चोर वोर आएगा वो टॉर्च जलाएगा, किसी भी तरह से लाइट उस पर गिरेगी, जरा सी भी तेज गिर जाए तो फटाफट से करंट की इंक्रीमेंट होने के कारण वो अलार्म बजते हैं। तो इसको इस तरह से भी यूज में लिया जा सकता है, या कभी कुछ प्रोजेक्ट बनाओ तो उसमें इसको यूज में ले सकते हो, ठीक है ना। और आगे बढ़े, हाँ एलईडी पर आते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड, नाम तो बहुत फेमस है एलईडी मार्केट में, इसके बारे में कोई बताएगा क्या होता होगा इसमें? नाम इलेक्ट्रिकल ही एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। शाबाश, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है फोटो डायोड का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट में कन्वर्ट करता है। कोई बताएगा एटॉमिक लेवल पे क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन लेवल पे कोई समझाना चाह रहा हो कि लाइट कैसे जनरेट हुई? बताओ, अरे बोलो रे, कोई तो, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। कोई नहीं, अनंत से बात करेंगे फिर। अनंत, सर शायद एक्साइटेशन होके डी एक्साइट होता होगा जर्मेनियम एटम में इलेक्ट्रॉन, वो विजिबल रीजन में निकल गया। नहीं एक्साइटेशन होके डी एक्साइटेशन नहीं, जो कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, हाँ सर, वो वैलेंस बैंड में आके गिरते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स, और उस एनर्जी गैप के बराबर, जैसे बोर मॉडल में होता था ना, हाई लेवल से हाँ लो में, सर वही। हाँ, और वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड का जो एनर्जी गैप है उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी का फोटोन निकलता है। अब इसमें डिपेंड करता है कि अगर वो एनर्जी गैप विजिबल रीजन में अगर आता होगा तब तो हमको वो लाइट दिखाई देगी। जैसे अलग अलग कलर की एलईडी आती है ना, रेड एलईडी, येलो वाली, ब्लू वाली, तो उसके अंदर यही होता है, उसके अंदर इस तरह के डायोड लगाए जाते हैं जिनमें वो एनर्जी गैप जो है वो ब्लू कलर की लाइट के बराबर एनर्जी वाला फोटोन हो, तो ब्लू लाइट निकलती है। इस तरह का इसमें चक्कर होता है। तो इन दोनों को मैंने समझा दिया, फिर भी इनको एक बार थोड़ा बहुत कष्ट करें और शीट से जरूर लिखना। हो गया होगा भाई यहां तक? तो चैप्टर का हमने काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है डायोड वाला सेक्शन वो कंप्लीट किया। मैं फिर भी ये कहूंगा एक बार इन बातों को रिवाइज खुद करें, जो मैं शीट डालूंगा शीट से भी पढ़ना, हो सकता है 2-4 एक्स्ट्रा बातें जरूर मिले तुमको, रटने वाली, समझने वाली नहीं। हेडिंग लिखो रेक्टिफायर, हेडिंग लिखना रेक्टिफायर। थोड़ा सा लिखने वाला ज्यादा टॉपिक है ये पूरा चैप्टर है। कोई बताएगा ये रेक्टिफायर क्या काम करता है? कभी सुनाओ, इसका नाम सुनाओ, वर्किंग नहीं पूछ रहा हूँ, बस शॉर्ट में कि क्या काम करता होगा ये? सर एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता हूँ। हाँ,
लिख लेना ब्रैकेट में, कन्वर्ट्स AC टू DC। इसका काम यही है कि AC सिग्नल को या AC सप्लाई को या AC वोल्टेज बोलो, जो भी कहना चाहो, को DC में कन्वर्ट करता है। अलग अलग टाइप के ये होते हैं। फर्स्ट लिखे हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका नाम ही बता रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये नाम ऐसा क्यों है ये देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम बना दूं। इन टर्मिनल्स के बीच में हम आउटपुट लेंगे। यहां पर हमने कुछ इनपुट दिया होगा। इस सिंबल से नहीं घबराना है, ये जो है ये ट्रांसफार्मर है। तुम इसको नहीं भी लगाओ डायग्राम में तो चलेगा। जनरली यूज में लेते हैं ट्रांसफार्मर, क्योंकि इनपुट सप्लाई को मान लो पहले मुझे वोल्टेज को बढ़ाना है, तो यहाँ बढ़ाकर इनपुट सप्लाई यहां से भी हमने बढ़ाकर, फिर उसके बाद जो रेक्टिफायर वाला काम है वो इतना सा है, बस इतना सा पार्ट। ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल ये होता है। ठीक है, अब कैसे ये काम करता होगा मार्कर में ही भर लेता हूं मैं, 1 मिनट। हाँ भाई, देखना कैसे ये काम करता होगा। मान लेता हूं मैंने टाइम के साथ जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल वो AC टाइप का है, इस तरह का उसका ग्राफ है। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि जो आउटपुट मुझे मिलेगा टाइम के साथ, आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ वो किस टाइप का बनेगा। यहीं से समझना। जैसे इस पूरे साइकिल के आधे पार्ट को देखो एक बार। इस आधे पार्ट में इनपुट मान लो पॉजिटिव साइड पे बना हुआ, उसका मीनिंग ऐसे सोचो कि यहाँ पर सपोज 0 वोल्ट है, किसी इंस्टेंट पर बात कर रहा हूं ना, किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर मान लो 10 वोल्ट, यहाँ हाई यहाँ लो। अब देखते हैं आउटपुट हमको कैसा मिलेगा। जब यहाँ पर हाई वोल्टेज है तो ये पॉजिटिव साइड हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में। हम जानते हैं फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में ये करंट को अलाउ करता है, मतलब कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। थोड़ा बहुत इसके अक्रॉस ड्रॉप आता होगा जो भी इसका नी वोल्टेज है, तो इसको कंडक्टिंग वायर की तरह मानो। तो यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी हमको लगभग 10 वोल्ट मिला, यहाँ हमको 0 वोल्ट मिला। मतलब जैसा हमने इनपुट दिया लगभग वैसा ही, थोड़ा सा कम मान सकते हो इसमें अक्रॉस ड्रॉप के कारण, लगभग हमको वैसा ही आउटपुट मिला। अब अगले हाफ में देखना, जब ये इनपुट वाला नेगेटिव साइड पर है, मतलब यहाँ पर 0 वोल्ट लिख दो, यहाँ पर 10 वोल्ट लिख दो। अब ये हाई पोटेंशियल वो लो पोटेंशियल। अब ये रिवर्स बायसिंग कंडीशन में, ये नोट मत करना ये वाली बातें, ये ऐसे लिख रहा हूं। रिवर्स बायसिंग में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ब्रेकडाउन से कम वोल्टेज की बात कर रहा हूँ सारी। तो रिवर्स बायसिंग में ये करंट फ्लो नहीं होने देगा, मतलब ओपन सर्किट, इसको हटा दो यहाँ से। ओपन सर्किट में आउटपुट 0 मिलेगा हमको। इसका मतलब अगले हाफ साइकिल में आउटपुट मिला, थोड़ा सा ग्राफ इतना अच्छा नहीं बन रहा, 0। फिर वापस हुई, फिर वापस हुई, इस तरह से चलता रहेगा। क्या ये जो आउटपुट सिग्नल मिल रहा है हमको, ये AC सिग्नल कहलाएगा या DC आउटपुट? सर डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट सिग्नल है ना, इसको AC नहीं कहेंगे। हम जानते हैं AC DC में क्या अंतर होता है। हाँ, ये इतना अच्छा DC सिग्नल नहीं, इतना अच्छा। इसके बारे में और एक्स्ट्रा बात बता दूं, और अच्छा DC सिग्नल बनाने के लिए यहाँ पर एक डिवाइस लगाई जाती है, कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं जिससे कि वो चार्ज और डिस्चार्ज होता है। वो बातें काम की नहीं, ऐसे बता रहा हूँ। उसको फिल्टर बोलते हैं, फिल्टर सर्किट। उससे इस ये जो ज्यादा वेरिएशन आ रहे हैं ना, ये वाला, इस फिल्टर सर्किट को लगाकर इस वेरिएशन को ऐसा बनाया जाता है।
इस टाइप का। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली डीसी की तरह उसको, डीसी मतलब और परफेक्ट वाला डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और हमारे काम की बात यही है जो बोर्ड से दिख रही है। एक दो बातें और यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। उन दो बातों में से एक तो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं और एक हमको आगे के लिए ऐसा मान लो कि इंफॉर्मेटिव है, याद रखना है। ये बताओगे कि अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है ये, आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है ये, तो इनमें क्या रिलेशन है? क्या ये बराबर है? ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी आधी है इनपुट से? इस तरह की बात पूछ रहा हूं, बताओगे, जवाब दोगे? सिग्नल देख के बता सकते हैं यार ये वाली बात तो। बराबर। हाँ, जयेश जो है सही बता रहे हैं, बराबर। और सबसे अच्छा तरीका है फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी की तरह मत देखो, उसको टाइम पीरियड की तरह देखो। इनपुट सिग्नल कैपिटल टी टाइम में अगर रिपीट हो रहा है तो तुम देखो आउटपुट सिग्नल बार बार जो रिपीट हो रहा है उतने टाइम में हो रहा है। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये डायरेक्टली याद रखना है फॉर्मूला 40.6%। इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेंस टाइप के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है ऑप्शंस की फॉर्म में कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी है, फुल वेव रेक्टिफायर की कितनी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट एवरेज पावर डिवाइडेड बाय इनपुट एवरेज पावर। यहां तक मन में कोई बात हो जरूर पूछें। सर हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब हुआ? आधी वेव को रेक्टिफाई किया है। ओ हाँ सर, ठीक है ठीक है। मैं ढक्कन ये देख के भी समझ नहीं पाया तू वेव। सॉरी सर, मैं सोचा कि कुछ और मतलब होगा। आधी वेव को इसने रेक्टिफाई किया है इसलिए नाम हाफ वेव रेक्टिफायर है। हो गया होगा। दूसरे टाइप का लिखो सेकंड, फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम पूरी वेव को रेक्टिफाई करेंगे। दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। पहले इसका सर्किट बना लेते हैं। ड्रॉ करते चलना। ये लोड रजिस्टर जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे, यहां पर हम लेंगे आउटपुट, यहां से हम देंगे इनपुट। समझते हैं कि किस तरह वर्क करता होगा। वापस से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इनपुट जो वेव है इनपुट वाली, उसका ग्राफ ऐसा मान लेते हैं कुछ, और जो हमको आउटपुट मिलेगा उसका ग्राफ हमको समझते हुए ड्रॉ करना है। आउटपुट का आधे आधे साइकिल को देखना। जब इनपुट का हाफ साइकिल की बात करूं तो मान लेते हैं यहाँ 0 वोल्ट था, यहाँ 10 वोल्ट था, तो यहाँ 5 वोल्ट टाइप का होगा। बीच में अगर लगा रखा है, थोड़ा ऊपर नीचे लगाओगे तो अलग तरह से चेंज कर सकते हैं। मैं भी इनिशियल हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। देखना, ये हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में है। ये लो से कनेक्टेड है तो ये रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा रहा हूँ, थोड़ी देर। और ये एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। अब तुम देखना यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं, ये 10 वोल्ट, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, 10 वोल्ट है ना। ये 5 वोल्ट,
5 वोल्ट हमको मिला। इस वाले सिरे पर 10, इधर 5 है ना। हमको कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का मिल रहा है, मतलब जो इनपुट था उससे काफी कम या आधा टाइप का मान सकते हो हमको। इसकी हाइट कम बनाई है मैंने, उसके कंपैरिजन में मिला हमको। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, उल्टा कर दो ऐसा, अब देखते हैं यहाँ 0, यहाँ 10 वोल्ट, 10 10 10 10 बिल्कुल सेम, उधर से तो हटाओ, ये 5 यहाँ पर बिल्कुल सेम, ऐसा का ऐसा वापस से आउटपुट होना बिल्कुल सेम, वही पॉलरिटी वाला, इधर हाई उधर लो, बस ऐसा बनता जाएगा। तो डायग्राम वापस से बना देता हूँ। ये इसने पूरी वेव को रेक्टिफाई कर दिया, इसलिए इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें बताओगे क्या रिलेशन है इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में? इनपुट की ज्यादा, कम, इनपुट की कम, दुगनी होगी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल होगी इनपुट की, सही बोल रहा हूँ क्या? देखना भाई, आउटपुट वाले का रिपीट होने का टाइम, मतलब टाइम पीरियड जो है वो आधा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई होगी। और इसमें जो याद रखने लायक बात है वो वही एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर 80, उसका डबल कर देंगे कितना होगा, 81.2%। लेकिन होता क्या है जनरली, इस फुल वेव रेक्टिफायर का एक नुकसान है, जो कि हाफ वेव में वो नुकसान तो नहीं था। कम से कम कोई बताएगा क्या एक नुकसान दिख रहा है यहाँ पर? भाई एक फायदा तो ये हुआ कि हाँ इसने पूरी वेव को कर दिया रेक्टिफाई, पर कहीं ना कहीं कोई नुकसान भी हुआ है। सर वोल्टेज कम हो गया। हाँ, वोल्टेज, हमारा सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई। उसको भी सही कर सकते हैं, कैसे करेंगे अगले वाले में देखते हैं। 3 होते हैं टोटल, 2 हम देख चुके हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। थर्ड लिखेंगे, एक बार नोट कर लो। थर्ड लिखे, नहीं लिखा हो तो रोक देना मुझे भाई इरेज करने से। ब्रिज रेक्टिफायर, हेडिंग लिखे हैं ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम बनाता हूं, फिर तुम इस बार अपने आप समझने की कोशिश करना कि क्या ये पूरी वेव को रेक्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, या जो वहां पर हमको दिक्कत थी उस तरह की दिक्कत यहाँ भी है या नहीं है, वो अपने आप तुम डिसाइड करोगे। पहले इसका सर्किट बनाते हैं। डायग्राम ढंग से बनाना भैया। इन टर्मिनल्स के अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे, वी आउटपुट इनके अक्रॉस। ये एक तरह से लोड रजिस्टर मान लो। अपने आप इसका वो जो वेव वाला डायग्राम है, ग्राफ वाला, वो अपने आप बनाओ सोच समझ के। उसी तरह से एक तरफ 0 वोल्ट, ऊपर 10 वोल्ट मान लो, फिर देखो कौन कौन से फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन कौन से रिवर्स में है।
ड्रॉ कर लिया होगा। इसमें जो हम इनपुट दे रहे हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी की उतनी रहती है लगभग, और साथ साथ पूरी वेव को भी रेक्टिफाई करता है। किसी को इस बात में डाउट हो तो जरूर पूछे भाई, मैं वो 0 और 10 वोल्ट टाइप से समझा सकता हूँ कहो तो, और अपने आप सोच लिया हो तो अच्छी बात। किसी को पूछना है भाई यहाँ तक कुछ भी? तो ये बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट मान सकते हो, पर एज सच आईआईटी के हिसाब से या मेंस के एग्जाम के हिसाब से तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है। नोट कर लिया हो तो एक बार यार इंडिकेट कर देना ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है भाई। हेडिंग लिखते हैं लॉजिक गेट। मैं मेरा पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, सेमीकंडक्टर चैप्टर में आईआईटी एग्जाम के हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ, लॉजिक गेट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी दोनों बातें। लॉजिक गेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट भी है और हमारे सिलेबस में रहते हुए सबसे इजी है, सिलेबस में रहते हुए, क्योंकि इसमें भी अगर डीप में जाते हैं आगे सर्किट में, बहुत गहराई है इसमें जो कि मैं समझ नहीं पाया। स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट। और काफी हद तक ये मान सकते हो कि बिल्कुल अजीब बातें होंगी इसके अंदर, और देखते हैं क्या होता है। लॉजिक गेट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं सिग्नल के बारे में बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बातें। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंदर कुछ चीजें डिफाइन की गई है, जैसे हाई वोल्टेज या हाई सिग्नल के लिए एक सिंबल डिफाइन कर रखा है 1, लो वोल्टेज के लिए डिफाइन कर रखा है 0। ध्यान रखना है इस 1 और 0 का कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है। ऐसा नहीं सोचेंगे सर 1 क्यों लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा, कोई लॉजिक नहीं है, और तब भी नाम है लॉजिक गेट। 1 का मतलब हाई वोल्टेज, 0 का मतलब लो वोल्टेज। एक चीज और दिमाग में आ सकती है, कोई हो सकता है पूछ ले दिमाग में कि सर हाई वोल्टेज का क्या मीनिंग है, तो ये आपस का ही कंपैरिजन है। दो सिग्नल्स हैं, दो, एक है 10 वोल्ट, एक है 2 वोल्ट। तो जो 10 वोल्ट वाला उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 से, जो 0 वाला, जो 2 वोल्ट वाला उसको रिप्रेजेंट करूंगा 0 से। तो ये आपस का ही कंपैरिजन है। दो सिग्नल जब एक साथ इनपुट में दिए जाते हैं तो इस तरह के सिंबल्स लोगों ने बना रखे इस जगह पर लॉजिक गेट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक लॉजिक गेट है, चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो, बेसिक लॉजिक गेट्स। पहला है नॉट गेट। इनके नामों पे मत जाना, है ना, ऐसे ही नाम रखे हुए मेरे हाथ में भी नहीं है, मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि क्या सिंबल है, क्या वर्किंग है। नॉट गेट जो है उसका जो सिंबल है वो है ये कोई डायोड वायोड नहीं है ना, इसको ऐसे में सोचा डायोड बना दिया क्या आपने, नहीं, कुछ नहीं ऐसा है ना। नॉट गेट का सर्किट सिंबल है। इसमें एक सिंगल इनपुट और एक सिंगल आउटपुट होता है। यहां से हम एक सिग्नल देंगे इनपुट, यहां से हमको एक आउटपुट मिलेगा। पूरा गेम सिग्नल का ये वाला लॉजिक गेट वाला। इसकी वर्किंग जो है उसको बताने के लिए गेट से रिलेटेड कई बार एक टर्म यूज में ली जाती है, ट्रुथ टेबल। फिर बोल रहा हूं अलग अलग तरह की बातें। ट्रुथ टेबल का मतलब है इनपुट और आउटपुट के आपस को रिलेशन को बताना 1 और 0 की टर्म्स में। अब समझना मीनिंग, इनपुट, मान लो अगर मैंने इनपुट 1 दिया तो इसका काम ये है कि इसका जस्ट अपोजिट टाइप का आउटपुट देता है हमेशा ये।
मैंने इनपुट 0 दिया, आउटपुट मिलेगा मुझे 1। ये इसकी वर्किंग को ट्रुथ टेबल से दिखाया जाता है। और अगर मैं इनपुट को x बोल रहा हूँ, आउटपुट को y बोल रहा हूँ, तो इक्वेशन की फॉर्म में इसको ऐसे दिखाया जाता है y इक्वल्स टू x बार। इसको क्या पढ़ेंगे? x बार। ये प्रोनाउंसिएशन है इसका। यहां तक लिख लें एक बार। नॉट गेट का काम क्या हो गया? इनपुट देंगे जो भी, उसका अपोजिट टाइप का आउटपुट मिल जाएगा। हम लो सिग्नल देंगे, हमको ये आउटपुट सिग्नल देगा हाई। हम हाई सिग्नल देंगे, ये देगा हमको लो। न्यूमेरिकल्स में एक साथ कराऊंगा इस लॉजिक गेट के। पहले एक बार सारे बेसिक लॉजिक गेट देख लें, फिर कैसे सवाल बनते हैं इसमें या किस टाइप के इक्वेशंस हमको प्रैक्टिस करने वो देखेंगे। हो गया भाई नॉट गेट? रोक देना भाई, नहीं लिखा हो तो। दूसरा जो लॉजिक गेट है वो है एंड गेट। ये कैपिटल में लिखना है, जैसे लिख रहा हूं। गेट का नाम ही एंड गेट। पहले इसका सर्किट सिंबल बता दूं, फिर इसकी वर्किंग बता दूंगा। एक सेकंड, ये सर्किट सिंबल। दो इनपुट होंगे, एक सिंगल आउटपुट होगा इसके अंदर। जैसे मान लो इनपुट है x एंड y और आउटपुट को मैं z बोल रहा हूं। ठीक है, इसकी वर्किंग को बताने के लिए वापस से ट्रुथ टेबल बना रहा हूं बिना नाम के साथ। x और y और z, x और y के 0 1 0 1 के कितने सेट बन सकते हैं? 0 0 1 1 0 1 1 0, और तो कोई केस बनेगा नहीं। अब इसकी वर्किंग सुनना ढंग से। एंड गेट में जो ये एंड वर्ड से हमको बात पकड़नी है वो ये है, x एंड, ये सिर्फ रखने का तरीका सिखा रहा हूं मैं, x एंड y दोनों ही 1 होंगे तो जाके आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। फिर बोलता हूं याद रखने के हिसाब से, x एंड y दोनों ही 1 होंगे तब जाकर आउटपुट 1 मिलेगा। अब समझ सकते हैं, यहां पर 0 1 0 0। चाहो तो जो मैंने लाइन बोली लिख सकते हो अपने हिसाब से हिंदी में, x एंड y दोनों ही 1 होंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, ऐसा लिख सकते हो आगे के हिसाब से। इसके लिए जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है आउटपुट और इनपुट के बीच में, वो लिखा जाता है ये वाला, x डॉट y। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये सिर्फ ऐसे सिंबल्स बना रखें ताकि पता चले कि हाँ x और y के बीच में कौन सा ऑपरेशन हुआ है, एंड वाला ऑपरेशन। और बाय चांस तुक्के से कह लो, कैसे भी कह लो, हमारे गणित लगाएं तो ये फिट बैठा 0 इंटू 0। फिर बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूं मैं, फिर भी याद रखने के हिसाब से कुछ बच्चे चाहे तो कर ले, पर सजेस्ट नहीं करूंगा। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, बाकी 0 है। वो लिख लेना चाहो तो a एंड b या x एंड y दोनों ही 1 होंगे तभी आउटपुट 1 मिलेगा। हो गया? थर्ड जो है उसका नाम है और गेट। ओ कैपिटल आर, और गेट। इसका जो डायग्राम है, इसका जो सिंबल है वो ऐसा होता है, एक्स वाई जेड। इसकी जो टेबल है जिससे इसकी वर्किंग को हम याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं, वापस वही 0 0 1 1 0 1 1 0। सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूं इस बार, x
और इंग्लिश वाला और है ना x और y, मतलब हिंदी में बोलूं तो x या y, इन दोनों में से कोई एक भी 1 हो जाएगा तो आउटपुट 1 मिल जाएगा। x और y में से कोई भी एक अगर 1 होगा तो आउटपुट 1 मिलेगा। यहाँ 0, बाकी सब में 1। इसका जो एक्सप्रेशन है वो है x प्लस वाई। प्लस का मतलब वो समेशन एडिशन वाला प्लस नहीं है, इस ऑपरेशन के लिए ऐसा सिंबल डिफाइन किया हुआ है। यहाँ 1 + 1 को 2 मत कर देना। हो गया भाई? ये 3 तो थे बेसिक गेट। 2 गेट और देखेंगे, हम देख ही लेते हैं, देखेंगे क्या। कर दो रेज यार, नोट कर लिया हो तो। फोर्थ है NAND, नैंड गेट। नंद मत पढ़ना इसको, नंद गेट, नैंड गेट। ये जो नैंड वर्ड आ रहा है ना, ये आता है नॉट गेट प्लस एंड गेट। इसमें क्या करते हैं, एक एंड गेट, ये एंड गेट था, के आगे नॉट गेट लगा देते हैं। यहां से इनपुट देंगे एक्स वाई, यहां फाइनल आउटपुट जेड मिलेगा। इस पूरे को नाम दिया गया नैंड गेट। इसका शॉर्ट सिंबल ये है। एंड गेट बनाओ, उसी के आगे से गोला लगा दो। ये इसका शॉर्ट में इस तरह से सिंबल बना रखा है। इसकी ट्रुथ टेबल तुम अपने आप बना सकते हो। एक्स वाई जेड अपने आप लिख के बताना भाई, 0 0 1 1 0 1 1 0, ये फिल करके बताओ। फिल कर लिया होगा। पूछ लेते हैं रैंडमली किसी से भी, किससे पूछे। कौन बताना चाहता है भाई अपनी इच्छा से, कोई भी हाथ ऊपर करके। और छोटी सी बात पूछ रहा हूँ पर फिर भी, तो किससे पूछे? कशिश से पूछते हैं। कशिश बताओ भी क्या है। 1011 एक सेकंड, यहाँ क्या बोल रही हो? 1 0 1 1, मुझे गलत लग रहा है। जीरो जीरो अपोजिट होगा क्या? मुझे लग रहा है कि ये 1 मतलब 1 1 में 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा। बाकी चेक कर लेंगे। सही कह रहा हूँ ना मैं? बाकी बच्चे बताएं एक बार, ओके सर। बाकी बच्चे कंफर्म करें। सर इसके पहले जो बोला था वही आ रहा था। सर क्या अच्छा, बोल रहा है? ऐसा कि उल्टा लिख दिया गया मैंने? यस सर। मतलब 1 1 में 0 आ रहा है, बाकी 1 आ रहे हैं, यही कह रहे हैं? हाँ सर, हाँ। चलो चेक कर लेते हैं, उसका मुझे उल्टा याद हो। 0 0, यहाँ 0 0 दिया, एंड वाले गेट से मुझे यहाँ 0 मिलेगा तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक। इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो ऐसे लिख सकता हूं मैं, z इक्वल्स टू, देखना x और y पर एंड गेट का ऑपरेशन हुआ तो यहाँ पर तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा x डॉट y इस जगह पर। फिर नॉट गेट वाला था इसका बार, ऐसे लिख सकते हो, नोट कर लेना ये। हो गया होगा। टोटल 6 गेट पढ़ने होते हैं, हम 4 पढ़ चुके हैं, एक और पढ़ लेते हैं, फिर बाकी कल देखेंगे। फिफ्थ वाला नॉर गेट, ये बनता है नॉट प्लस और गेट से।
ये था अपना और गेट का सिंबल, इसके आगे एक नॉट गेट लगा देते हैं। ये एक्स लिखते चलना साथ साथ, जल्दी जल्दी, एक्स वाई जेड इस तरह से। इसको शॉर्ट में इस तरह की भी सिंबल से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0। यहाँ 0 0 देंगे तो यहाँ 0 मिलेगा तो 1 आ जाएगा, 1 1 देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो वहाँ 0 आ जाएगा, तो बाकी सब में 0 आएगा। चेक कर लेने एक बार, कोई गलती तो नहीं हो गई है। इसमें यहाँ z लिखूंगा मैं, तो ऐसे लिखेंगे ना, x और y पर यहाँ पर मिलेगा मुझे x प्लस y और फिर उस पूरे पर बार। एक गेट और है पर वो अगली क्लास में पढ़ेंगे और फिर सवाल करेंगे। अभी जाना मत, एक दो बातें और लिखवाऊंगा इसमें, कहीं निकल लो चुपचाप। नोट कर लिया हो तो बताओ भाई। ठीक है, ओके, हाथ नीचे कर लो। स्टार लगा के एक लाइन लिखना, स्टार लगा के लिखो, NAND गेट एंड NOR गेट, NAND gate and NOR gate are called universal gates, are called universal gates। कोई बताएगा यूनिवर्सल गेट का क्या मीनिंग है? किसी को पता हो, कभी सुना हो, कहीं इधर उधर कोई देखता हो, चीजें पढ़ता हो? नहीं? अगली लाइन में लिखना स्टार लगा के, यूनिवर्सल गेट ऐसे गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट ऐसे गेट होते हैं जिनकी हेल्प से हम बेसिक गेट बना सकते हैं। बेसिक 3 गेट थे हमारे, नॉट, एंड, और, ये 3 बेसिक गेट थे। फिर जो हमने 2 देखे अभी अभी, उनका नाम था यूनिवर्सल गेट। फिर बोल देता हूं, यूनिवर्सल गेट ऐसे गेट होते हैं जिनकी हेल्प से हम बेसिक गेट बना सकते हैं। इस बारे में बात करेंगे और कि भी कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाते होंगे। हो गया होगा? एक क्लास और है क्या तुम्हारी अभी, या हो गई? है सर। एक्सटेंड नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ सर, सच में। यस सर। जबरदस्ती बोल रहा सर। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, होमवर्क नोट